Good afternoon, all of you. शिक्षा के दार्शनिक परिदृश्य, पेपर प्रथम, भारतीय थिंकर महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन। महात्मा गांधी के शैक्षिक चिंतन के अंतर्गत हम लोग अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के विचारों को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अनुशासन देखिए, गांधी जी के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। गांधी जी अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि से सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है। गांधी जी कहते थे सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है, यानी आत्मा द्वारा प्रेरित होता है। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए ये दमनात्मक विधि का विरोध करते थे। इनकी दृष्टि से सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि द्वारा किया जा सकता है। ये बच्चों को शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखने पर बल देते थे। इन्हें विश्वास था। आवाज नहीं आ रही? अभी देखते हैं बेटा। हेलो, अब आ रही है? आ रही है? शुरू करें? चलिए देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि गांधी जी के अनुसार अनुशासन। गांधी जी कहते थे कि सच्चा अनुशासन आत्मा द्वारा प्रेरित होता है और इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए दमनात्मक विधि का विरोध करते थे। इनकी दृष्टि से सबसे अच्छा अनुशासन प्रभावात्मक विधि द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ये बच्चों को शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखने पर बल देते थे। इनका विश्वास था कि पर्यावरण में बच्चे अनुकरण द्वारा उच्च आदर्शों एवं उच्च आचरण को ग्रहण करेंगे, परंतु यदि फिर भी बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षकों को अपने आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए। परंतु यह आत्मबल यूं ही नहीं आता। इसके लिए शिक्षकों को भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है। गांधी जी कहते थे कि पहले तो आप छात्रों के समक्ष ऐसा आचरण प्रस्तुत करें कि उस आचरण का छात्र अनुकरण करके वैसा ही हूबहू करने का प्रयास करेंगे। अगर इसके बावजूद अगर फिर भी वो अनुशासन में नहीं आते हैं तो शिक्षक को अपने आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए वो कहते थे कि आत्मबल यूं ही नहीं आता है, शिक्षक को भी स्वयं ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है। आवाज आ रही बेटा? आगे देखिए, शिक्षक के संदर्भ में गांधी जी के विचार देखते हैं। गांधी जी की दृष्टि से शिक्षक को समाज का आदर्श व्यक्ति, ज्ञान का पुंज और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। गांधी जी की दृष्टि से शिक्षक को समाज का आदर्श व्यक्ति, ज्ञान का पुंज और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। इनकी दृष्टि से इस व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी आदर्श शिक्षक नहीं हो सकता। एक शिक्षक आदर्श शिक्षक तभी हो सकता है जब वह इस व्यवसाय को सेवा कार्य के रूप में करे और उसे बच्चों के पिता, मित्र, सहयोग और पथ प्रदर्शक अनेक रूपों में कार्य करना होता है। इसलिए उसे सहिष्णु, उदार चेतना और धैर्यवान होना चाहिए। जो शिक्षक है, शिक्षक के अंदर उदारता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ठीक, ऐसे गुणों की अपेक्षा गांधी जी करते हैं। क्लियर हो गया शिक्षक के संदर्भ में? आगे देखिए, शिक्षार्थी के संदर्भ में गांधी जी के विचार। शिक्षार्थी तो शिक्षा की
प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षार्थी तो शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। यानी अगर मैं आपको एजुकेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करूं, लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करूं, एजुकेशन की प्रक्रिया की बात करूं, तो जो एजुकेशन की प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। एक तो शिक्षार्थी, दूसरा शिक्षक और तीसरा पाठ्यक्रम। जॉन डीवी ने भी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात की है और रायबर ने भी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का समर्थन किया है। ठीक है, इसी तरह से गांधी जी भी कहते हैं शिक्षा की प्रक्रिया का जो मुख्य केंद्र है वो शिक्षार्थी है। गांधी जी के विचार से शिक्षार्थी को अनुशासित रहना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी बच्चों को उनके वैयक्तिक विकास की पूरी छूट देते हैं, परंतु उनके सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास को दृष्टि में रखते हुए गांधी जी प्रारंभ से ही बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बल का विकास करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते थे। इनके विचार से ऐसा ही व्यक्ति अपना और संसार का भला कर सकता है। गांधी जी कहते थे कि ऐसा ही व्यक्ति अपना और अपने संसार का भला कर सकता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थी को संयमी के साथ साथ जिज्ञासु होना चाहिए। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य जीवन का पालन तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ ज्ञान के प्रति पिपासु होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। उसके अंदर ज्ञान को सीखने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। शिक्षार्थी के संबंध में गांधी जी के विचार क्लियर हैं? तो आगे बढ़ें। विद्यालय के संबंध में भी गांधी जी के अपने विचार हैं। इनके अनुसार विद्यालय ऐसी कर्मशालाएं होनी चाहिए जहां शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करे और उनके द्वारा विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयास से उनमें इतना उत्पादन कार्य हो कि वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हों। ये विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाने पर भी बल देते थे। इनका कहना था कि विद्यालयों में समुदाय की विभिन्न क्रियाएं होनी चाहिए और समुदाय के लोगों को यहाँ पढ़ने और कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ रात्रि पाठशालाएं लगाकर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। इस प्रकार एक और समुदाय को विद्यालयों के विभिन्न क्रियाकलापों में उनका सहयोग करना चाहिए और दूसरी ओर विद्यालयों को समुदाय के विभिन्न क्रियाकलापों में उनका सहयोग करना चाहिए। आवाज आ रही है? अच्छा, तो विद्यालय के संदर्भ में गांधी जी के विचार क्लियर हो गए। आगे बढ़े और लोग नहीं बोल रहे हैं जलज। सभी विद्यार्थियों को आवाज मिल रही है? बताइएगा देवाशीष, ठीक है? हाँ, नहीं तबीयत तो सबकी खराब है बेटा, दवा लेते रहिए, काम करते रहिए, ठीक है? तो आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने गांधी जी के बारे में बात किया कि गांधी जी के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए और शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, और विद्यालय गांधी जी के अनुसार किस तरह से स्थापित की जानी चाहिए। अब शिक्षा के अन्य पक्षों में गांधी जी ने जन शिक्षा की बात की है, स्त्री शिक्षा की बात की है, सह शिक्षा की बात की है, व्यावसायिक शिक्षा की बात की है, धार्मिक शिक्षा की बात की है और राष्ट्रीय शिक्षा की बात की है। तो एक एक स्टेप को हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गांधी जी के अनुसार जन शिक्षा कैसी होनी चाहिए। जन शिक्षा, गांधी जी के समय भारत में लगभग 13% लोग साक्षर थे। विद्यालयी शिक्षा के अभाव में उनमें ना तो आत्मविश्वास था और ना ही जागरूकता थी। तब हम प्रगति कैसे करते? गांधी जी ने अशिक्षा के अभिशाप को बचाने के लिए जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। जन शिक्षा 2 रूपों में होगी। गांधी जी ने कहा कि जो जन शिक्षा है उसके 2 रूप होंगे। एक तो
बालकों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की। बेसिक शिक्षा योजना जो इन्होंने 1937 में वर्धा में प्रस्तुत की थी, जिसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है और बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। जन शिक्षा दो रूपों में होगी। एक तो बालक को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बेसिक शिक्षा योजना की बात की। यह शिक्षा एक की राष्ट्रीय योजना थी जिसमें 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया। इस शिक्षा को गांधी जी ने हस्त कौशलों पर केंद्रित किया। जो बेसिक शिक्षा योजना थी उसे गांधी जी ने हस्त कौशलों पर केंद्रित किया। एक तो इसलिए कि हस्त कौशल हमारे जीवन के आधारभूत कार्य हैं और दूसरे इसलिए कि इनके द्वारा विद्यालयों का खर्च निकल सकता है और यह शिक्षा सबके लिए सुलभ की जा सकती है। जन शिक्षा के प्रसार के लिए गांधी जी का दूसरा कदम था प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। इनके विचार से अशिक्षित प्रौढ़ों की शिक्षा का उत्तरदायित्व तो समाज का है। इन्होंने सामाजिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों का इसके लिए आह्वान किया और गांधी जी ने केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की पाठचर्या में साक्षरता के साथ साथ सफाई, स्वास्थ्य रक्षा, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, उद्योग, व्यवसाय, समाज कल्याण और संस्कृति से संबंधित कार्यों को रखा था। स्त्री शिक्षा गांधी जी के हम लोग स्त्री को की बात कर रहे थे, आवाज आ रही है। गांधी जी के अनुसार स्त्री शिक्षा, गांधी जी स्त्री को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना मानते थे। कहते थे ये प्रकृति की या ईश्वर की एक अनुपम रचना है, श्रेष्ठतम रचना है। गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि पुरुष और स्त्री का कार्य क्षेत्र थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं समान होती हैं। इसलिए दोनों को अपने अपने विकास के समान अवसर देने चाहिए। गांधी जी ने कहा कि जो स्त्री और पुरुष हैं उनका कार्य क्षेत्र में थोड़ा भिन्नता होती है, लेकिन जो उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं वो क्या है, समान है। ठीक है, इसलिए दोनों को ही, स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपने अपने विकास के समान अवसर देने चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से स्त्री को पत्नी, माता और समाज के निर्माता के रूप में कार्य करना होता है। पहले दो कार्यों में वह पुरुष से भिन्न अवश्य होती है, परंतु अपने तीसरे उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए उसे अपनी सभ्यता और संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। परंतु किसी भी स्त्री में ये स्त्रियों को संगीत और नृत्य से दूर रखना चाहते थे। इनका मत था, गांधी जी का मानना था कि ये क्रियाएं वासना को बढ़ावा देती हैं। ये स्त्री और पुरुष की शिक्षा में केवल इतना ही अंतर करते थे कि स्त्रियों को गृह कार्य की अतिरिक्त शिक्षा दी जाए। जो होम साइंस है, होम साइंस की अतिरिक्त शिक्षा स्त्रियों को दी जाए। स्त्री को समाज में बराबर का स्थान देकर उसकी शिक्षा व्यवस्था पर गांधी जी ने समाज का बहुत बड़ा उपकार किया। गांधी जी की ये भूमिका रही कि उन्होंने स्त्रियों को जो है समाज में बराबर का दर्जा दिया, इसलिए हम उनके सहयोग को कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक, अब देखिए सह शिक्षा, को एजुकेशन। गांधी जी ने लड़के लड़कियों को एक साथ रखकर पढ़ाने के प्रयोग किए थे और उनके आधार पर सह शिक्षा की संभावना स्वीकार की थी। गांधी जी के अनुसार प्राइमरी और उच्च स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, परंतु किशोरावस्था में यह उचित नहीं होती है। अपने इस मत को व्यक्त करते समय ये प्रत्येक समाज को यह छूट देते थे कि वह अपने पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सह शिक्षा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार सह शिक्षा के संबंध में गांधी जी सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करते थे। आवाज आ रही है? आप सबको आवाज मिल रही है? तो सह शिक्षा की बात कर रहे थे। सह शिक्षा में गांधी जी का साफ कहना था
कि प्राइमरी और उच्च स्तर की शिक्षा तो एक साथ दी जा सकती है, लेकिन किशोरावस्था पर यह उचित नहीं होती है। अपने इस मत को व्यक्त करते समय प्रत्येक समाज को यह छूट देते थे, जब फाउंडेशन लगाते थे एडोलसेंस स्टेज से, तो ये छूट भी देते थे कि वह अपने पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सह शिक्षा को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। चाहे अगर उनके समाज का जो पर्यावरण है अगर वो अलाउ करे तो ये सह शिक्षा दिला सकते हैं, और अगर इनका सामाजिक पर्यावरण अलाउ ना करे तो ये उसे अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सह शिक्षा के संबंध में गांधी जी सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर थे। आगे देखिए व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। गांधी जी पुस्तक प्रधान सैद्धांतिक शिक्षा के विरोधी थे। उन्होंने क्रिया प्रधान व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। मैंने आपको जब पाठ्यक्रम पढ़ाया है तो पहले ही बताया है कि गांधी जी का जो पाठ्यक्रम था वो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम था, है ना। ऐसी शिक्षा पर जो मनुष्य को कर्म के सभी क्षेत्रों में कुशलता के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान करे, ये मनुष्य की मूल आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान के प्रति भी सचेत थे। इसलिए इन्होंने अपने बेसिक शिक्षा में हस्त कौशलों की शिक्षा को मुख्य स्थान दिया, और इन्होंने स्पष्ट किया भारत कृषि और कुटीर उद्योग धंधों का देश है, इसलिए यहाँ बच्चों को कृषि, बागवानी और हस्त कौशलों की शिक्षा देनी चाहिए। ये चाहते थे कि बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे आत्मनिर्भर हों, अपनी रोजी रोटी स्वयं कमा सकें, और जो बच्चे बड़े उद्योगों और व्यवसायों की शिक्षा लेना चाहें उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी के अनुसार इस शिक्षा की व्यवस्था औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों पर होनी चाहिए। इस हेतु गांधी जी ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का भी समर्थन किया। व्यावसायिक शिक्षा के लिए गांधी जी ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का समर्थन किया है। अब गांधी जी के अनुसार धार्मिक शिक्षा देख लेते हैं। आवाज आ रही है सबको? गांधी जी धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वे प्रार्थना, भजन और गीता पाठ इनकी दैनिक क्रियाओं के अंग थे, परंतु विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। ध्यान से समझिएगा, गांधी जी निश्चित ही धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वो प्रार्थना, भजन, गीता पाठ ये सब उनके जो है दैनिक क्रियाओं के अंग थे, परंतु विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। इन्होंने इस बात का भय था, गांधी जी को इस बात का भय था कि विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में यानी भारत देश में धार्मिक शिक्षा देने से सांप्रदायिकता और अधिक बढ़ सकती है। गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर देंगे तो भारत जो विभिन्नता में एकता समाहित किए हुए है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भारत में सभी धर्मों को सर्व धर्म समभाव की भावना से देखा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर देंगे तो सांप्रदायिकता और अधिक बढ़ जाएगी। इन्होंने सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों और नैतिक शिक्षा को पाठचर्या में स्थान दिया। जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांत और नैतिक शिक्षा को करिकुलम में स्थान दिया। ये सत्य को ईश्वर मानते थे। क्या कहते थे? सत्य ही ईश्वर है। इस सत्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य की शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। इसके साथ साथ इन्होंने प्रेम की उपयोगिता को भी स्वीकार किया। मानव सेवा को ये सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनके विचार से बच्चों को मानव सेवा की ओर प्रवृत्त करना ही वास्तविक धर्म है। गांधी जी की धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में अगर हम लोग सारांश में बात करें तो गांधी जी का मानना था कि बच्चों को हमें मानव सेवा की ओर उन्मुख करना चाहिए, और जब वो मानव सेवा करेंगे, मानव सेवा ही धार्मिक शिक्षा है। ठीक है, धर्म की वास्तविक शिक्षा मानव शिक्षा ही है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं।
अंग्रेजों ने हमारे लिए जिस शिक्षा का विधान किया था उसके दो ही उद्देश्य थे। पहला, शासन कार्य में सहयोग करने हेतु अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तैयार करना, और दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो तन से भारतीय हों और मन से अंग्रेज परस्त हों। इनकी पाठचर्या भी बड़ी दोषयुक्त थी। इसका भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति से कोई संबंध नहीं था। पाठ्य विषयों में सबसे अधिक बल अंग्रेजी भाषा और साहित्य को दिया जाता था, और अंग्रेजी भाषा ही उस समय शिक्षा का माध्यम थी। जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय जो भाषा थी उसमें जो है अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा का माध्यम थी। यह शिक्षा भी कुछ बड़े नगरों में ही सुलभ थी। इसके अतिरिक्त यह बेसाध्य भी थी, महंगी थी। ठीक है, परिणामतः उच्च वर्ग के लोग ही इसे प्राप्त कर सकते थे। और दुख की बात तो यह है कि इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद लोग अशिक्षित लोगों का शोषण करते थे। जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, वो अशिक्षित लोगों का क्या करते थे? शोषण करते थे। स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ गांधी जी ने तत्कालीन शिक्षा में सुधार के लिए भी कार्य किया। सर्वप्रथम इन्होंने 1921 में अपने साथियों के सामने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा, परंतु तब इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। 1937 में भारत के सभी प्रांतों में स्व सरकारों का गठन हुआ और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 7 कांग्रेस मंत्रिमंडलों के शिक्षा मंत्रियों, देश के चोटी के शिक्षा मंत्रियों, विचारकों और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। इसका सभापतित्व स्वयं गांधी जी ने किया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की। सम्मेलन में इस योजना का स्वागत किया गया और इसमें अंतिम रूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति में गांधी जी के विचारों को क्रमबद्ध किया और 1938 में इसे बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन के नाम से प्रस्तुत किया। यह शिक्षा योजना मूल रूप से 7 सिद्धांतों पर आधारित है। सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय का सिद्धांत, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सिद्धांत, शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत और ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। जो इनकी शिक्षा योजना है वो मूल रूप से 7 सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय के सिद्धांत पर। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के सिद्धांत पर। तीसरा, शिक्षा को जीवन से जोड़ने के सिद्धांत पर। चौथा, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के सिद्धांत पर। चौथा, शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के सिद्धांत पर। और लास्ट है ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने के सिद्धांत पे। ठीक है, क्लियर है? आपकी तरफ से कोई प्रश्न, कुछ पूछना है आपको? आवाज आ रही है? तो इस तरह से जो गांधी जी के शैक्षिक विचार हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब कल की क्लास में हम लोग जो है गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा योजना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा? आज क्लास को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं और कल की क्लास में बेसिक शिक्षा योजना की बात करेंगे गांधी जी के अनुसार। ठीक है? गांधी जी ने जो वर्धा शिक्षा योजना की बात की थी 1937 में, जिसको बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी विस्तार से चर्चा कल के लेक्चर में की जाएगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा अस्वस्थ हैं, आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है ना? हाँ, तो ये थोड़ा सा कोविड का समय चल रहा है, वो उसको हम लोगों को आपस में एडजस्टमेंट करना ही होगा, एक दूसरे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए।
ठीक है बेटा। अब हिंदी के विद्यार्थी हैं जो हमारे, वो 2:15 से 3 में क्लास लेंगे, ठीक है, और लिंक आपको भेजेंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ ठीक है, फिर आप अगली क्लास के लिए जाइए। ओके ओके।